नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवली कुछ देर में विधायक शपथ लेंगे। सीएम बोली सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट होंगी पेश। तेलंगाना टनल सुरंग में 11 किलोमीटर तक भरा पानी, मजदूरों के बाहर निकलने की संभावना बेहद कम। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और सेना और एसडीआरएफ की टीमें शामिल। 3 दिवसीय दिल्ली विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता झंडेवालन की दर्शन किया और नई बीजेपी सरकार का सत्र। किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला टला। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले दूसरे फोरम के साथ भी बात करनी है, कल अमृतसर में करेंगे ऐलान। राजस्थान के झालावाड़ में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे की मौत। 13 घंटे बाद उसका शव रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन का हिंदी नाम मिटाया। सीएम स्टालिन ने कहा केंद्र 10,000 करोड़ दे तब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली विधानसभा का आज से शुरू होगा पहला सत्र। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार का होगा ये पहला सत्र और नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। और नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। और विधानसभा प्रोटेम स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली विधानसभा का आज से शुरू होगा पहला सत्र। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार का होगा पहला सत्र। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवली। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पीएम 28 फरवरी को संगीत समारोह में शिरकत करेंगे। जहान है खुसरो सूफी संगीत समारोह में पीएम करेंगे शिरकत। और जहान है खुसरो सूफी संगीत समारोह में पीएम शिरकत करेंगे और होगी बहुचर्चित सूफी संगीत समारोह की रजत जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्ज कराएंगे अपनी विशेष मौजूदगी। सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में होगा समारोह। पीएम 28 फरवरी को संगीत समारोह में शिरकत करेंगे। जहान ए खुसरो सूफी संगीत समारोह में पीएम करेंगे शिरकत। होगी बहुचर्चित सूफी संगीत समारोह की रजत जयंती। पीएम 28 फरवरी को संगीत समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्ज कराएंगे अपनी विशेष मौजूदगी। सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में होगा समारोह। पीएम 28 फरवरी को संगीत समारोह में शिरकत करेंगे। जहान ए खुसरो सूफी संगीत समारोह में पीएम करेंगे शिरकत। होगी बहुचर्चित सूफी संगीत समारोह की रजत जयंती। लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी करेगी आंदोलन और बिजली पानी जैसी जन समस्याओं को लेकर ये आंदोलन होगा। लखनऊ शहर कमेटी के पदाधिकारियों का बैठक में ये निर्णय लिया गया। और उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से विधानसभा का सत्र।
आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब बजट पर होगी चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब बजट पर चर्चा होगी। बजट 2025-26 के आय व्यय पर होगी चर्चा। 7वें दिन विपक्ष कर सकता है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। विपक्ष के सही सवालों पर भी आज होगी गंभीर चर्चा। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से विधानसभा का सत्र। आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब बजट पर होगी चर्चा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी करेगी आंदोलन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली पानी जैसी जन समस्याओं को लेकर ये आंदोलन होगा। लखनऊ शहर कमेटी के पदाधिकारियों का बैठक में निर्णय। स्मार्ट सिटी के नाम पर झूठ बोला जा रहा। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी करेगी आंदोलन। बिजली पानी जैसी जन समस्याओं को लेकर यह आंदोलन होगा। लखनऊ शहर कमेटी के पदाधिकारियों का बैठक में निर्णय। लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी करेगी ये बैठक और बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा। लखनऊ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां शहर कमेटी के पदाधिकारियों का बैठक में निर्णय। स्मार्ट सिटी के नाम पर झूठ बोला जा रहा। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां रेलवे ट्रैक की कई चाबियां निकली पाई गई और रेलवे ट्रैक में चाबियां निकली होने का वीडियो भी वायरल। और वीडियो वायरल होने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश। क्रॉसिंग संख्या 44-A में निकली दिखी रेल पटरी की चाबियां।
वहीं पटरी पर लगी कई चाबियां दिखी ढीली। ऊंचाहार स्थित ओवरब्रिज के नीचे पटरी का है वीडियो। रायबरेली रेल लाइन का बताया जा रहा है ये वीडियो, जहां रेलवे ट्रैक की कई चाबियां निकली। और अब सीधे रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ विधानसभा में डिप्टी सीएम राजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं सुनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को पैसे तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा वो देते। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत इनको जीवन बीमा सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपए और 250 रुपए उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं, मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1000 रुपया था, इसको 2000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 9वें नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनके सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और अब सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए
कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से, सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं
इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट्स के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम
और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था और भोपाल से आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा भोपाल लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जिसके विषय में बजट में बात हुई है, हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में हो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। साथियों, बजट में ही हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। इस वर्ष हमने न्यूक्लियर एनर्जी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक नए एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए गए हैं।
ये सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। साथियों, भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। आप सभी सरकार की पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाएं। साथियों, टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। यहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी से खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही। प्रशासन ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 248 माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा, 48,398 परीक्षार्थी 80 परीक्षा केंद्रों पर देंगे परीक्षा और 2 पालियों में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात
सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से हो रही शुरू। प्रशासन ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अहम जानकारी, प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रायबरेली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की बात सामने आई है और 5 दरोगा समेत 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने किया तबादला। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई। 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी के कार्यक्षेत्र में बदलाव। 5 दरोगा समेत 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने किया तबादला। एसपी के तबादला से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह को लेकर अहम खबर सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, सड़क किनारे ट्रक ट्रॉली खड़ी करने पर दर्ज होगा मुकदमा। हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें।
खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सड़क किनारे खड़े ट्रक ट्रॉली खड़ी करने पर मुकदमा होगा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर माफ कीजिएगा कासगंज से खबर, जहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी। लगभग 39,891 हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जनपद में 59 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित। 2 पालियों में होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। शांतिपूर्ण और नकल मुक्त हो रही परीक्षा। केंद्रों पर 59 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात, 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको मिर्जापुर से बताते हैं। इस बीच मिर्जापुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई, 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार ने मोटरसाइकिल में भी मारा टक्कर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार ने मोटरसाइकिल में भी मारी टक्कर।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बच्चों के माथे पर टीका लगाकर उन्हें मिठाई खिलाई। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह प्रयागराज में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जुबली इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा भी लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से खबर, जहां पर कोतवाली शहर इलाके में बीती रात दो समुदायों में जमकर बवाल हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। सनमा रोड स्थित महेश गली निकट सरस्वती सदन के पास दो समुदायों के सैकड़ों लोग विवाद के चलते आमने सामने आ गए और गोली मार देने की धमकी तक दे दी गई। सूचना मिलने पर हरदोई पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई है। कई लोगों के इकट्ठा होने की बात भी सामने आई है। आईपीएल की तर्ज पर पिछले 15 सालों से खेला जा रहा डेन प्रीमियर लीग के 16वें वर्ष का फाइनल मैच डेन डेयरडेविल्स और डेन सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें डेन डेयरडेविल्स ने 20 ओवरों में 155 रनों का लक्ष्य डेन सुपर किंग्स के सामने रखा। डेन सुपर किंग्स की तरफ से विप्रांश यादव ने 77 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत की ओर बढ़ाया, जिसके बाद बल्लेबाजों ने 19 ओवर की 5वीं बॉल पर 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। डेन प्रीमियर लीग में आज मुख्य अतिथि के रूप में भाभी जी घर पर हैं कि फेम एक्टर रोहित गौड़ और मनमोहन तिवारी ने शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और साथ ही विजेता टीम के कप्तान को 6 लाख रुपए का चेक व विजयी ट्रॉफी और उपविजेता टीम के कप्तान को 3,75,000 रुपए का चेक सौंपा गया। लीग में मैन ऑफ द सीरीज उपविजेता टीम के फाजल खान बने। मैन ऑफ द मैच रहे विप्रांश यादव को भी पुरस्कृत किया गया। खबर है गाजीपुर से, जहां पर गाजीपुर में एसएसएस अचीवर सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसआर डायग्नोस्टिक सेंटर में प्रबंध निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद राय ने पीता काट कर दीप प्रज्वलित कर किया। गाजीपुर शहर में लंका इलाके में खुला ये बड़ा कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान शहरी और ग्रामीण इलाकों को छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस कोचिंग का उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें कि एसएसएस अचीवर्स कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर एडवोकेट सौम्या राय ने कहा कि जनपद गाजीपुर में इस तरह का कोई संस्थान नहीं था जिससे कि बच्चे पढ़कर देश और प्रदेश में नाम रोशन कर पाएं। मेरा कोचिंग खोलने का केवल यही उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। गाजीपुर में एक नई चीज शुरू कर रही हूँ जो कि एजुकेशन रिफॉर्म लाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सोर्सेज की बहुत कमी है। बच्चे कई बार एक ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए, तो इसके लिए वो बाहर जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने उनके लिए यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटस हर चीज़ को देखकर, ये एक ऐसी जगह है कि बच्चा किसी भी क्षेत्र और परिस्थितियों से आ रहा है, ये चीज़ उसके लिए है। कोई फाइनेंशियल की बहुत हाई फाई होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली वे में हमने एक ऐसी चीज़ शुरू करी है जो बच्चों को शायद उनके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और उनको काफ़ी समय तक मदद भी करेगी। जी देखिए, आज की जो कोचिंग है वो हमारे गाजीपुर क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। वो इसलिए क्योंकि अभी तक इतने लार्ज स्केल पे और अलग अलग कोर्सेज के लिए कोई कोचिंग एक छत के अंदर अवेलेबल नहीं थी। दूसरा मुद्दा ये होता है कि कई बार
स्टूडेंट्स के पास जो हमारे क्षेत्र से हैं वो ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं उनके पास। या तो ऐसा होता है कि वो अपनी इकोनॉमिक स्थिति के कारण वो यहीं पे रह जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं किसी तरह से, बट वो स्ट्रगल अलग है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बाहर कोचिंग की थी, स्ट्रगल होते हैं उसके, लेकिन अगर वही कोचिंग आपके शहर में अवेलेबल हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ऑनलाइन कोचिंग की सुविधाएं होती हैं, बट फिर उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है कई बार। ठीक है, 1:1 डाउट सॉल्विंग पॉसिबिलिटी होती नहीं है ज़्यादा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।